जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। प्रसाद जी सभ्यता विमर्श के कवि हैं। सभ्यता और संस्कृति को किस तरह से देखा जाना चाहिए, इसे समझने के लिए, मनुष्य की उपस्थिति को समझने के लिए प्रसाद को पढ़ना बहुत जरूरी है। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रसाद की ये कविता छायावाद के पहचान की भी कविता है। इस कविता के माध्यम से छायावाद के प्रति जो आलोचना का रवैया था और छायावाद के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उसको भी इस कविता के माध्यम से समझने का एक अवसर मिलता है। पहले कविता को देखते हैं। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को लाहल की अवनी रे। जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपने कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। यह जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना है, जिसमें श्रम करते करते थोड़ी विश्राम की मुद्रा है। यह कोई पलायन की या कहीं दूर चलने की, भाग जाने की कविता नहीं है, बल्कि श्रम करते करते विश्राम की मुद्रा की कविता है और पुनः शक्ति के संयोजन की कविता है। जयशंकर प्रसाद की इस कालजयी कविता की व्याख्या अपने ढंग से विशेष पाठ की मांग करती है। इस कविता में आधुनिक संदर्भ के साथ छायावाद की पहचान और हिंदी आलोचना के उस भ्रम का भी संदर्भ जुड़ा है, जिसके कारण बराबर यह कह दिया जाता रहा कि छायावाद पलायन की कविता है और पलायनवाद से इस कविता को जोड़ दिया जाता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कविता को सही संदर्भ के साथ और सही स्थापना व सही व्याख्या में पढ़े देखे जाने की जरूरत है। प्रसाद जी ने केवल हिंदी कविता बल्कि विश्व कविता के संदर्भ से भी सभ्यता समीक्षा के मायने में बड़े कवि हैं। बड़ी व अर्थवान कविता एक नहीं अनंत व्याख्या की मांग करती है, जिसमें एक संदर्भ तो समकालीन समय का होता है, वहीं दूसरा विराट कालखंड में कविता अपने अर्थ के प्रसार से जगह बनाती रहती है। यहाँ भुलावा, विश्रांति और आराम की जो मुद्रा है, वह थोड़ा ठहर कर काम पर पुनः जाने का है, नए सिरे से शक्ति का संचय कर चलने का है, थोड़ा रुक कर फिर चल पड़ने का है। अथक रूप से चलने में रुक रुक कर चलने की भूमिका से भला कौन इनकार कर सकता है। इस कविता को छायावाद के विशेष संदर्भ में याद किया जाता है, जब देश स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष कर रहा था। उस समय हमारे कवि हृदय की हृतंत्री बजा रहे थे, या संघर्ष से दूर निर्जन में भटक रहे थे, या पलायन की मुद्रा में चल रहे। यह आरोप केवल ठीक से कविता को न पढ़े जाने और जल्दबाजी में लिया गया लगता है। ध्यान से देखने पर यह कविता शक्ति संचय की और आराम के बाद कुछ करने के लिए चल पड़ने की लगती है। वैसे भी प्रसाद का कवि मन द्वंद्वों का है। उनके यहाँ एक साथ दो और दो से ज्यादा भाव
तैरते हुए दिखते हैं। यह कविता छायावाद के सतर्क पाठ की सबसे ज्यादा मांग करती है और इस क्रम में हम छायावाद को सही संदर्भ में समझ पाते हैं। प्रसाद जी का कवि मन कहता है कि ले चल वहां भुलावा देकर, किसी तरह से ले चलो, क्योंकि जो यह सांसारिकता है, जो कोलाहल है, उससे एक पल के लिए मुक्ति चाहिए। यह तभी संभव है जब हम इस संसार से, संसार की हलचल से बाहर निकलें, एक ऐसे निर्जन में जहां यह शोरगुल न हो, सांसारिक छल कपट न हो। एक ऐसी दुनिया हमें चाहिए जहां पर प्रेम हो, समर्पण हो, सत्य हो, निश्चलता हो, किसी तरह का दुष्चक्र न हो। यह तभी संभव है जब हम इस संसार के शोर से निकलेंगे, प्रकृति के आंगन में अपनेपन को, अपने मन को जान पाएंगे, जहां निसर्ग में केवल अपना है, कोई छल नहीं। वहां वह संसार ही सही मायने में हमारा है, जहां हम पूरी तरह से अपने आप को जान पाते हैं, अपने होने की यथार्थ संरचना को समझ पाते हैं, जो संसार के शोरगुल में गुम हो जाता है। जो हमारा मूल होता है उसे ही इस सांसारिक भीड़ में भुला चुके होते हैं। अपनी उसी मूल को पाने के लिए कवि भीड़ से, शोरगुल से बाहर निकल निर्जन में ले जाना चाहता है, जहां कम से कम अपने आप को तो पहचान पाएंगे। जो कुछ भी अपनी प्रकृति से, अपने से कहना चाहती है, उसे इस साफ सुथरे आसमान के नीचे कम से कम सुन लेंगे। यहीं पर ताराओं की पाती उजलेपन की कथा कहती है, अंधेरे से निकलने का रास्ता बतलाती है। यही तो कविता का मूल काम है। इस प्रकृति के आंगन में हम किसी और का नहीं, बल्कि अपने ही मूल स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अपने विराट रूप को भी यही जान पाते हैं, अन्यथा तो संसार के शोर में कहां कुछ भी सुनाई देता। इस कविता में सुनने पर जोर है। वह किसी और की दुनिया नहीं, बल्कि अपनी ही मूल दुनिया को जानना, अपनी पहचान कर लेना कविता की उपलब्धि है। संसार और संस्कृति दुख सुख का खेल है, इसमें सब शामिल होते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। जब हम श्रम करते हैं तो हमें विश्राम की भी जरूरत होती है। यह कविता आराम या सोने या खो जाने की नहीं, न ही किसी पलायन की मनोवृत्ति की, बल्कि उससे बहुत आगे के दृष्टिकोण की है कि हमारे हर श्रम का एक परिहार कारक भी हो, जिसके बाद हम फिर से काम करने के लायक बने रहें। यह मनुष्य की शक्ति के नियोजन की कविता है, जिसमें यह भाव छिपा है कि आज ही सब कुछ खत्म नहीं करना है, कल के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर रखना है। यह कल की चिंता ही कविता को भविष्य से, मनुष्यता से और जीवन से बहुत गहरे अर्थ में जोड़ती है। इसी शांति और विश्रांति में जीवन संसार के सारे सृजन छिपे हैं। यहीं पर सृजन का मेला है। यहीं अमर जागरण से उषा ज्योति की घनी रेखा विखराती है। सृष्टि का सृजन यहीं पर नया अध्याय लिखा जाता है। यह कविता मूलतः जीवन की, ज्योति की, भविष्य की और मानव मात्र के स्वप्न की है, जिसमें वह संसारियत और संसार के कोलाहल से मुक्त होकर जीवन मात्र की शक्ति की कविता लिखता है। यह भविष्य की सही इबारत है, जिसे ठीक से पढ़े जाने और समझे जाने की आवश्यकता है। इस कविता में विशेष रूप से ध्यान देने की जो बात है वह यह है कि शक्ति संचय की कविता है। कविता के सतर्क पाठ और सटीक व्याख्या से ही सही संदर्भ और कवि के अभिप्रेत को समझा जा सकता है, जो कवि कहना चाहता है। कविता अपने समय के सच को अभिव्यक्त करते हुए उससे कहीं ज्यादा मानव भविष्य की ओर संकेत करती है। प्रसाद का कवि मन एक साथ जीवन के सम विषम स्थितियों को साथ रखते हुए बराबर यह कहता है कि दुख के बाद सुख आएगा। जीवन रुकने का नहीं, चलने का नाम है।
यह संसार एक चक्र है, प्रकृति में लगातार बदलाव होते रहते हैं, यही जीवन में भी चलता रहता है। भविष्य को रचने बनाने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। इसे हम सांसारिकता के शोर में भुला न दें। कवि का निर्जन में जाना, मानव मन के आराम व शक्ति संचय की मुद्रा का नाम है। संसार की भीड़ से बाहर निकलकर ही आत्म को पहचान सकते हैं। अपनी सत्ता को जानने की मूल्यवान कविता है। भविष्य की इबारत इस बात में है कि हमें विश्राम से शक्ति का संचय करना है। आराम के बाद फिर से चलने की कविता है। एक तरह से जागरण की कविता है। इस जागरण में ही जीवन है, चेतना है और प्रसाद के कवि की महिमा भी है। इस तरह कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह कविता शक्ति संचय की कविता है।